मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में लेखक गुरुदयाल सिंह जी ने अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया है और उन्होंने इस अध्याय का नाम रखा है सपनों के से दिन, यानी बचपन के जो दिन होते हैं वो हमारे लिए अब सपनों के जैसे हो गए हैं। मतलब जो बचपन की यादें हैं उन्हें अब हम सपनों के ज़रिए याद कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी अपने बचपन में लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि बचपन बहुत ही अच्छा होता है परंतु वो असंभव होता है। गुरुदयाल सिंह जी ने अब भी अपने बचपन के दिनों को हमारे साथ इस पाठ के ज़रिए हमें बताया है। उन्होंने अपने यादों को अपने सीने में संजो कर रखा है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2, सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगहों से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मेरा हाल तो था ही, मेरे साथ जो खेलने वाले बच्चे थे उनका हाल भी ऐसा ही होता। सबके बिखरे बाल, फटे कुर्ते, नंगे पांव, मैली सी कच्ची और फटे हुए कुर्ते। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कहीं तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते। मतलब जो लेखक हैं और उनके साथ के जो उनके दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, वो लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते रहते और खेलते खेलते न जाने कहाँ कहाँ पर चोट लगा लेते थे और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। मतलब खेल खेल में जो कुर्ता पहले से ही फटा था वो और ज़्यादा जर्जर अवस्था में हो जाता। धूल भरे कई जगहों से छिले पांव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती थी। मतलब बच्चे खेल कूद के जब घर जाते और उनके पाँव छिले रहते, पिंडलियाँ यानी जो पाँव के नीचे की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो पूरी चारों ओर खून से लथपथ होती और उन पर मिट्टी चैटी होती और उनकी जो माँ और बहनें थीं वो उन पर तरस ना खाकर उनकी और पिटाई करती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। गुस्सैल मतलब बहुत गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो यह भी ध्यान ना रखते कि छोटे बच्चों के नाक मुंह से लहू बहने लगा। मतलब इतने गुस्से वाले थे कि जब मारने लगते तो कुछ भी ध्यान उन्हें नहीं रहता कि बच्चे को कहाँ कहाँ चोट लग रही है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। बच्चों का हाल क्या था कि एक दिन मार खाते और सब कुछ भूल कर दूसरे दिन फिर उसी रास्ते पर खेलने चले जाते और उसी हिसाब से खेलने लगते थे। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है और बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने क्यों चले जाते हैं। पहले तो मैं सोचता था कि बच्चों की इतनी पिटाई हो जाती है उसके बाद भी बच्चे खेलने लग जाते हैं, लेकिन जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, उसके ज़रिए मुझे पता चला कि बच्चों को बाल मनोविज्ञान होता है कि इस पर पूरे बच्चों के ऊपर पूरी एक शिक्षा है और बच्चों का जो अध्ययन किया गया है शिक्षा मनोविज्ञानों के आधार पर, उनके आधार पर बच्चों को बताया गया है कि बच्चों को खेलना क्यों पसंद है, बच्चों को कोई बात जल्दी से क्यों याद हो जाती है। हम कहते हैं ना कि बच्चों के सामने बातचीत ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बाल मनोविज्ञान का विषय जब लेखक ने पढ़ा तब उन्हें पता चला कि बच्चों को ये सारी चीज़ें क्यों अच्छी लगती है और पिटने के बाद भी वो वापस खेलने क्यों चले जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर हमारे साथी जैसे ही परिवार के हुआ करते थे। मतलब जो उन लेखक के साथ जो खेलने वाले उनके साथी थे वो एक जैसे परिवार के ही थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों में से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी हम कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी कभी गए भी हैं। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही
नहीं, ना ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। मतलब जो लेखक के आसपास का जो एरिया था, जो जगह थी, जो मोहल्ला था, वहाँ पर बच्चे स्कूल या पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे और उनके जो माता पिता थे उन्होंने भी कभी उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी न समझते। मतलब जो व्यक्ति सक्षम नहीं थे उन्होंने तो ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजा, लेकिन जो परचूनिए मतलब जो परचून की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति, आड़त यानी सब्जी को बेचने का सौदा करता है, इस तरह के लोग जिनके पास पैसा होता था वो भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमें इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर स्कूल का पर भैया लिखने लगा लेंगे। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे आसपास के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन जो सक्षम थे उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे। और कभी कभी मास्टर जी अगर उनसे पूछ लेते तो वो उन्हें कहते कि कौन सा इनसे हिसाब किताब लिखवाना। लंडे मतलब पंजाबी प्राचीन लिपि में हिसाब किताब लिखने की जो प्रकृति है उसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ पंडित से इनको भैया लिखवाने का काम करवा देंगे और दुकान पर बैठा देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीम का सभी काम सिखा देंगे। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम च भी न सीख पाए। मतलब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये वहाँ पर तो अभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन 6-8 महीने में हम उसे जो दुकान का हिसाब किताब करना है उसका ब्यौरा लिख जाए और ऐसी चीज़ें उनको सिखा देंगे। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं हमारे आसपास के एरिया में कुछ लोग ऐसे थे जो राजस्थान और हरियाणा से आकर यहाँ पर व्यापार करते थे। उनकी बोली हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम साथ खेलते थे तो हम सब कुछ अच्छी तरह समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए। खेड़न का मतलब क्या होता है? खेलना। लोकोक्ति मतलब जो लोग प्रचलित जो होती है, लोगों द्वारा प्रचलित की गई है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि खेलते खेलते कब हमारा समय बीत गया, कब दिन बीत गए, हमें पता भी नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हूँ। मतलब जो भी बच्चे थे वो पढ़ने को क्या समझते थे? कैद। मतलब उस कमरे में बैठकर पढ़ना उनको जेल लगता था, कैदी वो अपने आप को समझने लगते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। मतलब बच्चे कुछ ऐसे थे जो अपने माता पिता के साथ काम करने लग गए थे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मोहक लगती है। यह शब्द शायद अधिशाती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। और जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि बचपन में हमने कोई पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें हमें पता है कि बचपन में हमें घास और फूलों की सुगंध अधिक मोहक लगती है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से काटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। मतलब हम उन्हीं के चारों ओर उन्हीं के आजू बाजू घूमते रहते थे, इसलिए आज भी हम उनकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद कर कर हम उन सबको महसूस कर सकते हैं।
उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। अब जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि उनके स्कूल की क्यारियों में खूब सारे फूल उगा करते थे और हमें वो खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, तो हम हमारे चपड़ासी से आंखें बचाकर वो फूल तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। शायद जेब में डाल देते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते थे। मतलब लेखक कह रहा है कि हमें याद नहीं है कि हम उन फूलों का क्या करते, या तो उन्हें जेब में डाल कर रख लेते या फिर स्कूल से बाहर निकलकर उन्हें खा जाया करते। चढ़ जाना मतलब खा जाया करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी और नई पुरानी कॉपी किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके हैं। और लेखक कह रहे हैं कि एक तो ऐसा लगता है कि अगली श्रेणी मतलब अगली क्लास में जाने में हम अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते थे, बहुत उत्साहित होते थे कि अब हम दूसरी क्लास में आ गए हैं, दूसरी कक्षा में आ गए हैं। दूसरी ओर जो नई पुरानी किताबों में जो खुशबू आती है, जो गंध आती है, और मास्टरों से जो डर लगता था पिछली क्लास में जिनसे हम पढ़ चुके हैं, उनसे डर भी हमें लगता रहता था। धन्यवाद।